ओके, तो सीन ऐसा था कि देयर वर टू ऑब्जेक्ट्स और इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है ना, इनके सेंटर ऑफ मास को जहाँ पर इनका सेंटर ऑफ मास है वहाँ पर ही हमने अपना ओरिजिन मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर XCOM क्या आएगा? 0. Is that clear? Now what is the question asking? The question is saying that if the first is pushed towards the center of mass by a distance of छोटा d, right? अच्छा, before that, उसके पहले मैं एक काम करता हूँ. Let us say this distance is x1. Let us say this distance is x2, right? And if you use the formula XCOM is equal to 0, हमको क्या मिलेगा? m1 into minus x1 plus m2 into m2 into x2 is equal to what? 0. नीचे वाला टर्म उधर लेके चला जाऊंगा, वो भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो मैंने डायरेक्टली लिखा. तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखना. m1 into x1 is equal to what? m2 into x2. ये जो रिलेशन है ना, नेक्स्ट टाइम से ना हम डायरेक्ट ये रिलेशन लिखेंगे. इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन है, तो m1 इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू m2 इंटू उसका डिस्टेंस का प्रोडक्ट. याद रहेगा ये चीज़, तो हम जल्दी कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है ना? अभी क्या बोला है? अभी ऐसा बोला है कि इन दोनों में से एक को लेट अस से d डिस्टेंस मूव करवा दिया, यहाँ पर आ गया. लेट अस से दिस इज m1, राइट? समझ में आया? एक ध्यान देना, m1 इंटू x1 इक्वल टू m2 इंटू x2. अभी x1 का वैल्यू डिक्रीज हो गया, राइट? बिकॉज अभी सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो x1 नहीं, वो क्या है? x1 माइनस d है. तो तुमको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मुझे m2 को कितना मूव करवाना पड़ेगा ताकि सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज ना करे, जहाँ पर था वहाँ पर ही रहे. दैट मीन्स दिस रिलेशन अगेन हैज़ टू होल्ड दिस काइंड ऑफ रिलेशन. हाँ, अभी x1 नहीं है, x1 डैश है. x1 डैश का वैल्यू क्या है? x1 माइनस डी. तो x1 अगर छोटा हो गया, x2 को भी क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा, सो दैट द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम. कम ऑन. तो हमको इसको किधर मूव करवाना है? इधर मूव करवाना है. लेट अस से वी हैव मूव्ड दिस बाय डिस्टेंस ओवर d डैश, राइट? तो ये जो नया डिस्टेंस होगा, लेट अस से दैट इज x2 डैश, इसका वैल्यू कितना होगा? x2 माइनस d डैश. बात समझ में आया? देखो, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं हुआ, तो एज सेंटर ऑफ मास इज इन इट सेम लोकेशन, so I can again use this relation. We just need to replace x1 by x1 dash and x2 by x2 dash. So for second case हम क्या लिख सकते हैं? That is m1 into x1 dash is equal to what? m2 into x2 dash. इस रिलेशन को हमेशा याद रखना, लेकिन ना ऐसा होगा तो डायरेक्टली ये यूज़ करेंगे हम लोग. तो x1 डैश की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? m1 इंटू x1 माइनस टी एंड m2 इंटू x2 डैश की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? दैट इज x2 माइनस डी डैश. हमको डी डैश निकालना है कि कितना मूव करवाना पड़ेगा m2 ताकि सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज ना करे. ठीक, बस हो गया, डन, प्रॉब्लम सॉल्व. देखो यहाँ पर क्या आएगा? m1 इंटू x1 माइनस m1 इंटू d1 दैट इज इक्वल टू m2 इंटू x2 माइनस m2 इंटू d डैश. इफ यू सी प्रॉपरली, इन दोनों को मैं मार सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1. इज दैट क्लियर? तो बचेगा माइनस माइनस भी चला जाएगा. सो नेक्स्ट लाइन में हमको क्या मिलेगा? नेक्स्ट लाइन में हमको मिलने वाला है दैट इज m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d डैश. इसको भी याद रख सकते हो कि अगर सेंटर ऑफ मास को एक अपनी जगह पर रखना है तो तुमने m1 को जो मूव करवाया उसके कारण सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में कितना चेंज आएगा? m1 इंटू d1. बात को समझो, इस तरीके से याद रख सकते हो. तो अगर तुमने m2 को मूव कराया तो सेंटर ऑफ मास के लोकेशन में कितना चेंज आया होगा? m2 इंटू डी डैश. अगर सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज नहीं होना है तो पहले वाले का चेंज दूसरे वाले के चेंज को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा. ऐसे याद रख सकते हैं ना कि पहले वाले का चेंज कितना है? m1 इंटू d1. दूसरे वाले का चेंज कितना है? m2 इंटू डी डैश. एंड इट्स बिकॉज द सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज इट्स लोकेशन. दोनों का चेंजेस विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर. इज दैट क्लियर? तो डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम हम इतना डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है तुमको. पहले वाले को कितना मूव करवाया? d डिस्टेंस, तो उसने कितना चेंज करवाया होगा? m1 इंटू डी. दूसरे वाले को कितना मूव करवाना है? d डैश, उसने कितना चेंज करवाया होगा? m2 इंटू डी डैश. डायरेक्टली लिखो, एज बिकॉज देयर इज नो चेंज दे शुड बी इक्वल. तो यहाँ से हम d डैश का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इट इज m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई व्हाट? m2. सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट प्रॉब्लम.
दैट वाज गिवन लास्ट क्लास। ठीक है, पक्का? चलो इसको लिखो, पॉज करना। हो गया? ओके। सो देखो लास्ट क्लास प्रीवियस हमने जितना डिस्कशन किया है ना, इसको बंद करो, फैन को बंद करो, फैन जल्दी। ओके, सो प्रीवियस डिस्कशन में हमने डिस्क्रीट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला, राइट? डिस्क्रीट सिस्टम यहाँ पर M1, M2, M3 सारे अलग अलग, जैसे कि ये क्लासरूम, ये स्टूडेंट अलग, ये स्टूडेंट अलग, ये स्टूडेंट अलग, राइट? बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में बोलूँ कि इस पर्सन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर M1, M2, M3 कहाँ पर, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके बॉडी में जो मास है दैट इज़ कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई गैप्स नहीं है, राइट? तो आज का अभी का जो डिस्कशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लोकेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जहाँ पर मास कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? देखो ये डिफिकल्ट नहीं है, एकदम आसान है। अभी यहाँ पर M1, M2, M3 हम आइसोलेट नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एलिमेंट चूज़ करेंगे। कैलकुलस याद है, इंटीग्रेशन, राइट? तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट चूज़ किया। दिस इज अवर एलिमेंट, इसका मास कितना है, dm, वेरी स्मॉल एलिमेंट, इसका मास क्या है, dm, और इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको हमने x, y लिख दिया, राइट? तो अभी अगर इस कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। हमने पहले जो यूज़ किया था वैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ लिखने का पैटर्न बदल जाएगा। याद है एक्सियम का फॉर्मूला क्या था, ऊपर क्या होता था, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनटू देयर पोजीशंस, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, ये था। नीचे क्या था, नीचे था टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो फॉर्मूला का जो पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं XCOM लिखना चाहूँ, मैंने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाई इट्स पोजीशन। तो DM इज द मास, तो इसका पोजीशन क्या है, x, राइट? लेकिन जब हम डिफरेंशियल टर्म्स के साथ डील करते हैं तब हम एडिशन साइन नहीं लिखते, सिग्मा साइन नहीं देते। सिग्मा का दूसरा सिंबल होता है when we deal with differentials, and that is what, integration, because integration means summation। बात समझ में आया? अभी भी फॉर्मूला वैसा ही है, बस मैंने सिंबल्स बदल दिया। ऊपर क्या है, इट इज अगेन समेशन ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय देयर पोजीशंस, उसी का ही समेशन। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जिसको हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ DM। कोई डाउट? कोई डाउट? बस हो गया। अभी अगर हमको YCOM चाहिए, इफ यू नीड टू फाइंड आउट YCOM, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू y बाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, DM लिख सकते हैं। अगर ZCOM चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू Z बाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, DM। ठीक है? अच्छा, ये तो फॉर्मूलास है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, तो तुमको याद रखना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। सेम फॉर्मूला है, बस मैंने सिंबल्स बदल दिए। ठीक है? अभी हम एक रियल लाइफ केस लेके डील करते हैं। हमको ये पता है कि लॉजिक से, कॉमन सेंस ये पता है कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, क्या है, लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग मतलब लेंथ वाला डायमेंशन बहुत सिग्निफिकेंट है, क्रॉस सेक्शन उसका बहुत छोटा है, ऐसा इमेजिन करना। तो अगर उस सिलेंडर में, उस रॉड में अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो we expect that the center of mass will exactly lie at the midpoint of the rod, correct? अभी हम प्रूव करेंगे, because rod is a continuous system, because rod में masses जो है continuously distributed है along the length of the rod. Is that clear? Okay, so एक बार हम उसको प्रूव करेंगे। Let us say this is our rod, ठीक है, इसका लेंथ L है। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो रॉड का एक एंड हमने कहाँ पर रखा, ओरिजिन पर रखा। सो दिस इज द y एक्सिस। आई होप सो रॉड तो दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन में? हाँ। तो एक बात को समझो, यहाँ पर रॉड का जो डेंसिटी है, अगर मैं इस रॉड का मास m देता हूँ, कैन यू डिफाइन द डेंसिटी फॉर मी? व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रॉड इन दिस केस? दैट इज म्यू। कैन यू टेल मी द एक्सप्रेशन फॉर डेंसिटी? डेंसिटी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तुमको जो पता है दैट इज kg पर मीटर क्यूब,
यही पता है ना डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। बट 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इस केस में इस रॉड में जो मास है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग इट्स लेंथ, बिकॉज इसका क्रॉस सेक्शन इतना छोटा है कि इसके वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ लेंथ मान सकते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पर अगर मैं डेंसिटी पूछूं, सो रहा है भाई वो, रात को सोता नहीं है क्या? सोता है? इधर इधर। तो यहाँ पर अगर मुझे डेंसिटी डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पर डेंसिटी डिफाइन करूँगा मास डिवाइडेड बाय लेंथ करके। कैसे डिफाइन करूँगा? मास डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ हमको कितना मास मिलेगा। अगर मैं m डिवाइडेड बाय l करूँ तो इसका यूनिट क्या आएगा? kg पर मीटर। इसका मतलब क्या है? पर मीटर कितना kg ऑफ मास है। अगर 1 मीटर रॉड है तो उसके 1 मीटर में कितना मास है। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी। इस डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? लीनियर डेंसिटी। अभी अगर मैं तुमको पूछूं, ये जो तुमको ये सरफेस दिख रहा है, ये टेबल टॉप, इसका डेंसिटी क्या है? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पर ना मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द टेबल। कहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूटेड है? अलोंग द सरफेस। तो अगर मैं डेंसिटी पूछूं तुम बोलोगे समथिंग kg पर मीटर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट? एरिया, मतलब यूनिट एरिया में कितना मास है। तब हम इसको क्या बोलेंगे? सरफेस डेंसिटी। एंड सरफेस डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? समथिंग kg पर मीटर स्क्वायर, मतलब दिस मच kg ऑफ मास इन पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इन यूनिट एरिया। इज दैट क्लियर? और लास्ट में आता है वॉल्यूम डेंसिटी, जो तुमको पता है, राइट? जहां पर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम। तुम्हारे पास एक कैन ऑफ एक कैन है जिसमें तेल भरा हुआ है, उसमें मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अलोंग द वॉल्यूम, ऑल ओवर द वॉल्यूम। तो तब अगर तुम डेंसिटी डिफाइन करोगे तुम क्या बोलोगे? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करोगे। डिपेंड करेगा तुम कैसे सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो। रॉड के केस में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ एंड द डेंसिटी दैट यू विल बी टॉकिंग अबाउट शुड बी द लीनियर डेंसिटी। किसी सरफेस के बारे में बात करोगे तब सरफेस डेंसिटी आ जाएगा। किसी वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात करोगे तब तुम वॉल्यूम डेंसिटी बोलोगे। बात समझ में आया? तो एक हो गया लीनियर डेंसिटी, एक हो गया सरफेस डेंसिटी, एक हो गया वॉल्यूम डेंसिटी। इस केस में क्या है? लीनियर डेंसिटी, मास डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। याद रहेगा ये चीज़, जब नोट बनाओगे मैंने जो ये चीज़ कहा वो लिख के रखना, ठीक है ना? अभी फिलहाल इसमें ध्यान देते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज ए कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, इसके पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो अभी अगर मुझे इसका एक्स सी यू एम निकालना है, वाई सी यू एम तो जीरो ही होगा, इसका एक्स सी यू एम अगर निकालना है तो मुझे डी एम इंटू एक्स करना पड़ेगा। तो डी एम मुझे सबसे पहले एक एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? सुना है कभी इन सब चीज़ों के बारे में? एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना? नहीं सुना तो कोई लोड नहीं, ध्यान से सुनो। अभी क्या है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे एक कॉइन शेप सेक्शन लेता हूँ रॉड का, कॉइन शेप्ड सेक्शन। खुद सोच के देखो, कॉइन 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 जोड़ता जाओ तो पूरा रॉड बन जाएगा। तो कॉइन इज एन एलिमेंट ऑफ द रॉड। इफ यू एड अप सच एलिमेंट्स यू विल गेट द रॉड कंप्लीटली। जैसे कि तुम्हारे पास एक डिस्क है तो रिंग 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 बिठाते जाओ, छोटा रिंग बड़ा रिंग बड़ा रिंग बड़ा रिंग बिठाते जाओ, तो सारे रिंग्स को ऐड करके मैं क्या बना लूँगा? एक डिस्क बना लूँगा ना। तो रिंग विल बी एन एलिमेंट ऑफ द डिस्क। तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है तो हॉलो स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर के ऊपर और एक हॉलो स्फीयर, उस हॉलो स्फीयर के ऊपर और एक हॉलो स्फीयर, करते 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 मुझे क्या मिल जाएगा? सॉलिड स्फीयर मिल जाएगा। तो इन दैट केस हॉलो स्फीयर इज द एलिमेंट फॉर द सॉलिड स्फीयर। समझ में आया? इसको हम एलिमेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, सो इसमें कितना मास रहता है इस एलिमेंट में? डीएम मास रहता होगा। अरे बोलो ना, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ डीएम? डीएम का ओके, एक मिनट। एक्स लेंथ में अगर हमने ये एलिमेंट चूज किया, एक्स के अलॉन्ग अगर इस कॉइन का थिकनेस पूछूं, इसका थिकनेस dx होगा। ऑब्वियस है, एक्स के अलॉन्ग dx होता है, आर के अलॉन्ग dr होता है, आई का छोटा भाई di होता है, चार्ज का छोटा भाई dq होता है। समझ में आता नहीं आता? ओके फाइन। तो यहाँ पर dm का वैल्यू कितना होगा? व्हाट इज dm? कैन यू टेल मी व्हाट इज dm? वैल्यू ऑफ dm, density into length, because mu is mass per unit length,
तो dx लेंथ में कितना मास होगा, म्यू इंटू डी एक्स। नहीं आया समझ में? म्यू तो डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या बताता है, यूनिट लेंथ में कितना मास, यूनिट लेंथ में म्यू मास है, dx लेंथ में कितना होगा, म्यू इंटू डी एक्स। एक एप्पल का प्राइस 10 रुपये, 2 एप्पल का प्राइस 2 इंटू 20, सॉरी 2 इंटू 10, 20 राइट, वही किया मैंने, कोई डाउट? पक्का? ओके चलो, तो हमने म्यू इंटू डी एक्स लिख दिया। मैंने ऐसा क्यों किया मैं तुमको समझाऊंगा, वाई डिड आई एक्सप्रेस डीएम इन टर्म्स ऑफ एक्स, पर अभी वक्त नहीं आया। म्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम बाई एल इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ वी आर रेडी टू फाइंड आउट एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, डी एम। डी एम की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आ जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? आएगा कैपिटल एम, टोटल मास। ओके फाइन। अभी अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, देन लिमिट्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज अगर तुम ऐड करना चाहते हो तुम कहाँ से चालू करोगे और कहाँ तक ऐड करोगे, उसका लिमिट देना बहुत ज़रूरी है, राइट। और इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, एक्स इज द वेरिएबल। एक्स तुमको बताएगा कि तुम्हारा इंटीग्रेशन कहाँ से चालू हो रहा है और कहाँ तक तुमको इंटीग्रेट करना है। तो रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0, 0 नहीं, x इक्वल टू 0, और रॉड का एंडिंग पॉइंट क्या है, x इक्वल टू l। तो लिमिट्स क्या होगा, 0 से लेके l तक। तो वेन एवर यू इंटीग्रेट ना, तो इस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एक ही वेरिएबल। अगर तुम डायरेक्टली यहाँ पर dm लिख दोगे और पास में x लिख दोगे, तुम कैसे इंटीग्रेट करोगे? तुमको dm को भी किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। हमने dm को x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, मतलब dx आया, तब ना हम ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे। हमको किसी एक ही वेरिएबल में उस इंटीग्रल टर्म को रखना पड़ेगा, किसी एक ही वेरिएबल में, क्योंकि तुम लिमिट्स अगर डालोगे, किसका लिमिट डालोगे, उसी वेरिएबल का डालोगे ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कुछ तो बोलो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ध्यान से देखो, m इस m को मार देगा, l तो कांस्टेंट है, वो खुशी खुशी बाहर आ जाएगा, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। सो 1 बाई एल बाहर आ गया। इंटीग्रेशन होगा तो किसका होगा, x इंटू डी एक्स, 0 टू l, दैट इज 1 बाई एल। x इंटू डी एक्स कितना होता है, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पुट करूँगा तो l स्क्वायर बाई 2, l स्क्वायर को मार देगा तो ये कितना बचा, l बाई 2, एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। एक्स सी एम इज इक्वल टू व्हाट, l बाई 2, मतलब इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट में होगा, और इस पॉइंट का जो एक्स सी ओ एम है वो कितना होगा, दैट इज l बाई 2। डू यू एग्री विद दिस बॉस, डू यू एग्री विद दिस? समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, एस एक्स चेंजेस डेंसिटी विल चेंज। अभी जो कहने वाला हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन का बेसिक है कि इंटीग्रेशन ने हमारे डिफ़िकल्टी को कैसे आसान कर दिया, ये मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो सेम वे यहाँ से मैंने x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का मैंने एक कॉइन चूज़ किया, एक कॉइन शेप स्ट्रक्चर, ये एलिमेंट हो गया, राइट। इसमें कितना मास रहेगा, dm मास, इज दैट क्लियर? तो dm मास का वैल्यू क्या होगा, डेंसिटी इंटू लेंथ, दैट इज म्यू इंटू dx, इज दैट क्लियर? बात को समझो, इधर सुनो, इधर सुनो। मैंने म्यू इंटू dx किया, और मुझे पता है कि म्यू जो है वो तो वैरी करता है, बदल जाता है। अगर x बदल जाएगा तो म्यू का वैल्यू भी बदल जाएगा। सो dx जो लेंथ है, ये जो तुमको लेंथ दिख रहा है dx, तो dx के अलॉन्ग अगर हम जाते हैं तो म्यू का वैल्यू चेंज होगा ना। बात को समझो, इस एलिमेंट के स्टार्टिंग का x कोऑर्डिनेट क्या है, x, और इस एलिमेंट का जो पीछे वाला जो बैक साइड है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस dx। नहीं आया? कॉइन का चेहरा कहाँ पर है, x पे है, कॉइन का पीठ कहाँ पर है, x प्लस dx पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो x का वैल्यू तो वेरी कर गया ना। तो अगर x का वैल्यू वेरी कर रहा है तो मैंने dx को म्यू से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू का तो कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में म्यू कांस्टेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हर एक एप्पल का प्राइस 10 रुपये है, इफ़ एवरी एप्पल कॉस्ट 10 रुपीज़, तो 5 एप्पल का कॉस्ट क्या होगा, 5 इंटू 10 कर दोगे, करोगे ना, 5 इंटू 10 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे, करेक्ट। ये कब होगा, जब वैल्यू कांस्टेंट है, तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर अगर मैं बोलता हूँ नहीं, एप्पल का प्राइस एप्पल के साइज़ पे डिपेंड करता है, छोटे वाले एप्पल का प्राइस 2 रुपये है,
बड़े वाले का 10 रुपये है, बीच वाले का 5 रुपये है। तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि टोटल प्राइस कितना है, तुम तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, तुम धीरे धीरे हर एक एप्पल के प्राइस को क्या करोगे, ऐड करोगे, 2 + 5 + 10 ऐसे करके ऐड करोगे। दैट मीन्स अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तभी तुम मल्टीप्लाई कर पाओगे। समझ में आ रहा मैं क्या करूँ? कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट है तब तुम उसको उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर पाओगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। बात समझ में आया? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर न्यू की जगह बहुत लोगों ने किया होगा a + bx लिख दिया होगा, इंटू dx लिख दिया होगा। यही तो किया होगा तुम लोगों ने, तुमने जो देखा यही किया है। बट ये जो डेंसिटी है, दिस इज फॉर द लोकेशन x वाले लोकेशन में ये डेंसिटी है। क्या तुमको ये बात समझ में आया? मतलब कॉइन का चेहरा का x कोऑर्डिनेट किया x, कॉइन का चेहरा, कॉइन का फेस जहां पर है वहां का डेंसिटी ये है। इज दैट क्लियर? तो कॉइन का पीप, ये जो x + dx पे डेंसिटी कितना होगा? ये होगा ही नहीं होगा, बिकॉज डेंसिटी हैज चेंज्ड। तो तुमने a + bx को पूरा dx के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? बिकॉज as x changes, this quantity will also change. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने पूरे dx लेंथ को a + bx से मल्टीप्लाई कर दिया, बट एक्चुअली में ये वाला डेंसिटी सिर्फ x वाले कोऑर्डिनेट में है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, पीछे चला जाता हूँ, तो डेंसिटी बदल जाएगा। सो हाउ डिड वी मल्टीप्लाई द एंटायर dx विद दिस डेंसिटी? बिकॉज dx is an infinitesimally small amount of length. dx is just an imagination. बात समझ में आता ही नहीं आता? जो dx है, dm है, ये सारे क्या है? They are infinitesimally small amount of mass, small amount of length, right? अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, उसमें से अगर मैं 1 रुपये निकाल लूँ तो तुम्हारे पास कितना पैसा बचेगा? 1 करोड़ ही बचेगा, because that 1 rupee is negligible as compared to what? 1 करोड़, राइट? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इज दैट क्लियर? 1 करोड़ के साथ 1 रुपी ऐड कर दोगे तो कितना होगा? 1 करोड़ ही होगा, बिकॉज that 1 rupee that you have added is negligible, उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करेगा। तो सिमिलरली अगर तुमने x के साथ dx ऐड किया, x तो बहुत बड़ा है, dx जो है दैट इज एन इनफाइनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ। तो x के साथ अगर तुम dx ऐड कर दोगे तो वो x ही रहेगा, उसको हम x मान सकते हैं। नहीं आया समझ में? x इज 1 करोड़, dx इज 1 रुपी। 1 करोड़ के साथ अगर 1 रुपी ऐड करोगे तो वो 1 करोड़ ही रहेगा। तुमको फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो x + dx पे भी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? a + b x से लिख सकता हूँ। मतलब मैं ये बोलूँगा कि देखो dx इतना छोटा लेंथ है, dx इतना छोटा लेंथ है कि मैं इस डेंसिटी को क्या मान सकता हूँ? dx लेंथ में कांस्टेंट मान सकता हूँ। मैं a + bx इंटू x नहीं लिख सकता। अगर तुम मुझे पूछोगे नहीं सर आप ये बताओ x लेंथ का कितना मास है, सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने पूछा x लेंथ का कितना मास है, तब तुम नहीं कर पाओगे। a + bx इंटू x मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज x इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ लेंथ और हर जगह डेंसिटी क्या है? वेरी कर रहा है। तो तुम x के साथ कैसे मल्टीप्लाई करोगे? लेकिन dx के साथ मल्टीप्लाई कर पाओगे, बिकॉज dx इतना छोटा लेंथ है, इतनी छोटे लेंथ में डेंसिटी खास वेरी नहीं करेगा। x पे जो डेंसिटी होगा x + dx पे भी वही डेंसिटी होगा। तो पूरे dx लेंथ के लिए, इट्स बिकॉज dx इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, वी कैन एज्यूम द डेंसिटी टू बी कांस्टेंट एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई a + bx विथ dx। डू यू अंडरस्टैंड दिस? किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके, सो इन दिस केस चल रहा ना ये? हाँ, सो इन दिस केस हम क्या करेंगे? दिस इज dm a + bx इंटू dx, दिस इज a इंटू dx + b x इंटू dx। इसके बाद हो जाएगा, इसके बाद तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। हमको टोटल मास चाहिए होगा, नीचे चाहिए होगा ना टोटल मास नीचे, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके l तक, 0 से लेके l तक। 0 पे मास कितना था? 0। l लेंथ तक जाते जाते मास हमने कैपिटल M मान लिया। ओए रुको, l लेंथ तक जाते जाते मास हमने क्या मान लिया? कैपिटल M। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या होगा? कैपिटल M - 0। ये कितना होगा? a इंटू l, और ये कितना होगा? bl²। सो दिस इज द टोटल मास। रुक जा भाई, कोई वेट करता है क्या तेरा?
कहीं घूमने जाता है क्या क्लास के बाद? कितनी जल्दी क्या है, ट्रेन पकड़ना है तेरे को? दिस इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, राइट? सो इन दिस केस अगर हम अभी एक्सियोम निकालेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लेकर लोड नहीं लेने का। dm का एक्सप्रेशन ये है, समझ में आ रहा है? बस पुट कर दो, dm की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, a प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई dm, मतलब टोटल इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम जो हमने पहले से निकाल कर रखा है, वो कितना हो गया, al प्लस बी एल स्क्वायर बाई टू। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? नीचे आ गया दैट इज al प्लस बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पर लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे, 0 से लेके l तक, बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू l तक वेरी करेगा। बस हो गया। अभी a को कांस्टेंट बाहर रख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू, कम ऑन, तो कितना आएगा, एल स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स पुट कर दिया, प्लस b कांस्टेंट है, b को बाहर रख दिया। ध्यान से देखो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट्स पुट करूंगा तो एल क्यूब बाई थ्री आए। बस इसके आगे तुम लोग कर लेना, इसके आगे मैं नहीं करूंगा। दिस इज एक्स C1। इज दैट क्लियर बॉस? सबको समझ में आया?